this example, we are given Manoj started business with cash, goods and building. मतलब मनोज है एक बिजनेसमैन, उसने कैश से स्टार्ट किया है, गुड्स कुछ उसने सामान लगाया है, कुछ उसने बिल्डिंग लगाई है। मीन्स 3 चीज़ों से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। व्हाट विल वी डू हियर? वी विल राइट फर्स्ट इक्वेशन एंड द फॉर्मेट ऑफ योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी सीरियल नंबर। मीन्स जो आपको ट्रांजेक्शन्स में दिए होंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन, ओके। और ट्रांजेक्शन क्या है? मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, कौन सी लेन देन हुई है बिजनेस में, उसकी नरेशन। एंड आफ्टर दैट इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital. Okay, this is your format of accounting equation. This is your serial number, very first serial number, and transaction is Manoj started business with cash, goods and building. अब here we have cash, we will write cash item. एसेट में हम कैश आइटम्स लिखना स्टार्ट करेंगे। आज स्टॉक हमारा पहले से ही आ गया है, कमेंसमेंट के दौरान, बिजनेस स्टार्टिंग के दौरान ही, एंड प्लस बिल्डिंग। 3 आइटम से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, एंड ट्रांजेक्शन क्या था? स्टार्टेड बिजनेस। शॉर्ट में हम आप इसमें लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक एंड बिल्डिंग। ओके, एंड व्हाट इज द कैश अमाउंट? 2,30,000 एंड स्टॉक value is 1 lakh and building value is 2 lakh. जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जितने भी पैसे से, स्टॉक से, बिल्डिंग से और अदर मटेरियल से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल विल बी कॉल्ड योर कैपिटल। इट मीन्स आपने टोटल कितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया है? 2,30,000 प्लस 1 lakh प्लस 2 lakh मीन्स 5,30,000 आपकी कैपिटल जो है बिजनेस में लगी है। देयर इज नो लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो हम इसमें इस लाइन को यहीं पे क्लोज कर देंगे। एंड फर्स्ट योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद कैश, स्टॉक, बिल्डिंग एंड इज इक्वल टू 5,30,000. Both sides are equal here. Second transaction. Now he purchased goods for cash. He purchased goods for cash. Transaction we will write here so that we need not to see the question again and again. He purchased goods for cash. उसने goods खरीदी। आपको पहले भी बताया था कि whenever there is any transaction in your business, firstly you will see what is effect on cash, means whether there is effect on cash or not, but there are goods purchased for cash, it means cash is affected here. जब goods आप परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा आपका? कैश आपका निकलेगा, तो इट मीन्स कैश विल बी डिडक्टेड, इट विल बी डिक्रीज बाय परचेज अमाउंट, एंड परचेज अमाउंट इज 50,000. उसने 50,000 का स्टॉक खरीदा। और कोई भी आप बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हो तो किस बेस पे करते हो कि एक तरफ आता है कोई चीज़ तो दूसरी तरफ उसके बदले कुछ जाएगी। अगर हमने कोई चीज़ दी है तो उसके बदले कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पर आपने गुड्स परचेज की हैं कैश की, कैश आपके पास से माइनस हुआ है और कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है यहाँ, तो इट मीन्स जो है इस साइड कुछ भी नहीं होगा, इसी साइड होगा। तो यहाँ पर 50,000 कैश से हमने गुड्स परचेज किया है, इट मीन्स आपका स्टॉक जो है
इंक्रीज हुआ है कितने अमाउंट से, 50,000 से। तो एक ट्रांजैक्शन से एक जगह प्लस हो गया इक्वेशन के लेफ्ट साइड ही, और एक जगह माइनस हो गया, एक जगह माइनस एक जगह प्लस। इट मीन्स आपकी इक्वेशन जो है, नई इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन 2,30,000 में से 50,000 डिडक्ट करेंगे, वी विल हैव 1,08,000। स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है, देन योर स्टॉक इज नाउ 1,50,000। बिल्डिंग आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन से आई थी 2 lakh, एंड अदर साइड इज नॉट अफेक्टेड, तो हमारी कैपिटल 5,30,000 ही रहेगी, एंड देयर इज नो लायबिलिटी हियर। इफ वी एड दीज 3 आइटम्स वी विल हैव 5,30,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, मनोज ने कुछ गुड्स जो हैं सेल की हैं। ही सोल्ड गुड्स, अब सेल किए हैं तो ऑब्वियसली जो है प्रॉफिट पर ही की होंगी। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़, मीन्स वो कितने की थी, आपकी कॉस्ट कितने की थी, वो थी 20,000 की। कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000, 4 रुपीज़ 35,000, मीन्स ही सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट रुपीज़ 20,000। 20,000 की गुड्स जो है उसने 35,000 में सेल किए हैं। इट मीन्स ही गेन्ड हेयर, मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट इज हेयर, 15,000 से प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले फिर से हम ये देखेंगे कि वेदर इट इज़ फॉर कैश और नॉट। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि इस ट्रांजैक्शन में क्लियरली जो है फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, लाइक इन सेकंड ट्रांजैक्शन। ओके, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, बट जिससे आपने अपने आप इसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर क्लियरली नहीं लिखा है तो व्हाट विल यू एज्यूम हियर, इट इज़ ऑन क्रेडिट और कैश। इट विल बी एज्यूम्ड ऑन फॉर कैश बिकॉज देर इज़ नो कस्टमर नेम इज हेयर, कस्टमर का कोई नाम नहीं है। इट मीन्स उसने ये कैश ही सेल की है। तो आपका स्टॉक जो है, कैश सेल किया तो सबसे पहले कैश पर इफेक्ट हुआ। हाउ मच कैश इज ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज सेल, 35,000, देन कैश विल बी एडिड विद 35,000 से कैश आपका इंक्रीज हो जाता है। अब गुड्स, स्टॉक कितने का कम हुआ है, तो स्टॉक होगा आपका कॉस्ट प्राइस पर कम। स्टॉक आपका हुआ है 20,000 से। अब देखिए नेक्स्ट जो है अफेक्ट इसका पड़ेगा, आपको बताया ही था कैपिटल पर अफेक्ट पड़ता है इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, तो यहाँ पर उसका 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके 15,000 विल बी एडिड इन कैपिटल। तो पहले साल में ही मनोज ने 15,000 का प्रॉफिट जो है कमा लिया है। देन योर न्यू इक्वेशन विल बी कैश 2,15,000, स्टॉक आपका है 1,30,000, बिल्डिंग आपकी थी 2 लाख की जो बिजनेस में ही लगी हुई है। देन वी विल कंटिन्यू शो इट, एंड अदर साइड योर कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय प्रॉफिट ऑफ 45,000. Okay, now fourth transaction. He purchased goods from Rahul. Now अब यहाँ पर देखिए उसने गुड्स खरीदी हैं राहुल से। अब यहाँ पर क्लियरली नहीं मेंशन किया गया है कि इट इज़ ऑन क्रेडिट और ऑन फॉर कैश, बट सप्लायर नेम इज़ हियर राहुल। तो आपने अपने आप एज्यूम करना है कि ये जो है इट मस्ट बी डन ऑन क्रेडिट। ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी
क्रेडिट पर ही हुई है, मीन्स यहाँ पर फॉर कैश क्लियरली नहीं दिया हुआ है, बट राहुल नेम दिया हुआ है। यहाँ पर भी कैश क्लियरली नहीं था, बट यहाँ पर किसी कस्टमर का नेम नहीं था, तो ये कैश ट्रांजैक्शन समझी थी हमने। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, बट सप्लायर का नाम है, इट मीन्स राहुल से उसने उधार परचेज किया। अब उधार परचेज किया मीन्स कैश इज नॉट अफेक्टेड हियर, सो वी विल नॉट राइट एनीथिंग अंडर कैश आइटम। ओके, अब यहाँ पर गुड्स परचेज हुई हैं, मीन्स योर स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 55,000। 55,000 आपका स्टॉक जो है बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर कैश आपका नहीं गया, बट आपने 55,000 यू विल हैव टू पे टू योर सप्लायर एंड सप्लायर्स विल बी योर क्रेडिटर हेयर। तो लाइबिलिटी साइड में आपकी एक आइटम बढ़ जाती है क्रेडिटर। हम आइटम्स को यहाँ पर लिख रहे हैं, सो वी विल राइट क्रेडिटर्स हेयर, क्रेडिटर्स। ओके, एंड क्रेडिटर्स इज 55,000। ओके, then here new equation will be 2,15,000 आपका कैश, 1,85,000 आपका स्टॉक, and 2 lakh will be for building, 55,000 other side will be your creditors, and your capital 5,45,000. If we compare left hand side with right hand side, we will find it equal amount on both side. ये आपकी है न्यू इक्वेशन। सोल्ड गुड्स टू वरुण, कस्टमर का नाम क्या है? वरुण। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि फॉर कैश है, तब हम वरुण को इग्नोर करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्रेडिट पर मान लेंगे। कॉस्टिंग रुपीज 52,000, 4 रुपीज़ 60,000। 60,000 में हमने बेचा है, 4 रुपीज़ 60,000। 52,000 की कॉस्ट थी गुड्स की, 60,000 आपने सेल की है, बट फॉर कैश इज नॉट मेंशन हियर, इट इज एज्यूम्ड ऑन क्रेडिट। मीन्स वरुण आपका यहाँ पर क्या है? डेटर है, इसने आपको 60,000 रुपये देने हैं, और कैश विल नॉट बी अफेक्टेड हियर। 52,000 का स्टॉक जो है आपके पास से सेल हो गया है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक, एंड व्हाट इज प्रॉफिट हियर? 60,000 में से 52,000 डिडक्ट करके देखेंगे तो हम वी विल हैव 8,000 प्रॉफिट। 8,000 विल बी एडेड इन योर कैपिटल। ओके, एंड 60,000 के आपके डेटर्स हैं। डेटर्स आपकी एसेट होती हैं, जिससे आपके पास कुछ आना होता है, वो आपकी एसेट है। वी विल एड वन आइटम हियर, डेटर्स। हाउ मच इज डेटर्स हियर? 60,000. Okay, now your new equation is 2,15,000 cash, 1,33,000 आपका स्टॉक, 2 लाख आपकी बिल्डिंग, 60,000 आपके डेटर्स, 55,000 आपके क्रेडिटर्स, एंड 8,000 से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई है। नाउ योर कैपिटल विल बी 5,53,000, एंड इफ यू एड दिस एंड कंपेयर इट विद द टोटल ऑफ दिस साइड, you will get same amount, because in your double entry system each transaction affect 2 accounts, so our equation always balanced. Now sixth transaction is salary paid. सैलरी पे की है। अब नाउ सैलरी क्या है आपकी? सैलरी आपका है एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस जो है आपकी कैपिटल को अफेक्ट करेगा। अब पे कर दी है, इट मीन्स आपका कैश कम हो जाएगा, एंड 20,000 की आपकी सैलरी पे की गई है, तो आपका कैश डिडक्ट हो गया 20,000, एंड 20,000 से ही आपकी कैपिटल जो है डिक्रीज हो जाती है, एंड एनी अदर आइटम विल नॉट बी अफेक्टेड हियर। नाउ अगेन न्यू इक्वेशन विल बी 1,95,000 आपका जो है कैश,
1,33,000 आपकी स्टॉक, 2 लाख बिल्डिंग, 60,000 डेटर्स एंड राइट साइड 55,000 क्रेडिटर्स एंड योर कैपिटल 5,33,000. Seventh transaction is पेड कैश. आपने पेमेंट की है, कैश पेमेंट की है. पेड कैश टू राहुल. किसको पेमेंट की है? राहुल को. इन फुल सेटलमेंट ₹53,000. मीन्स हमने राहुल को 53,000 पे करके फुल सेटलमेंट कर ली है, मतलब उसका हिसाब जो है पूरा कर दिया है. अब राहुल को आप पीछे ट्रांजैक्शन में देखेंगे कहाँ पर राहुल को हमने पेमेंट करनी थी, मीन्स कहाँ पर राहुल क्रेडिटर था. अब चेक इन योर इक्वेशन. क्रेडिटर इज हेयर. क्रेडिटर ऑफ 55,000. वी विल चेक दिस ट्रांजैक्शन. राहुल, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल. राहुल से उसने गुड्स परचेज की थी एंड इट वाज ऑन क्रेडिट. ओके, तो ये 55,000 देने थे उसको हमने, और हम उसकी सेटलमेंट कितने अमाउंट में कर रहे हैं? 53,000 में. मीन्स हमने उसको 55,000 देने की जगह 53,000 में आपकी सेटलमेंट हो गई है. तो आपकी क्रेडिटर्स जो है सेटलमेंट होने के बाद, इसका मतलब इसका कोई अमाउंट हमारे पास नहीं रह जाता, तो हम क्रेडिटर्स में 55,000 ही लेस करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब हो गया पूरा, और हमें जो है एक तरह से कैश डिस्काउंट अवेल हुई है 2,000 की. 2,000 से आपकी कैपिटल जो है इंक्रीज हो गई है, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिली है, और 55,000 के क्रेडिटर्स जो हैं आपके ख़त्म हो चुके हैं. तो आपने क्या करना है? पेमेंट की है आपने 53,000 की, देन कैश विल बी डिक्रीज्ड बाय 53,000. ओके, और न्यू इक्वेशन विल बी 1,40,000 कैश, 1,33,000 आपके स्टॉक, 2 लाख आपकी बिल्डिंग, 60,000 आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जो हैं लेस हो गए थे, तो क्रेडिटर्स आपके ज़ीरो रह गए हैं, और आपकी कैपिटल जो है 5,35,000 हो गई है. क्लियर? नाउ 8 ट्रांजेक्शन. रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट 59,000. वरुण आपका डेटर था, ठीक है. तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण. अब वरुण से भी फुल सेटलमेंट हो गई है, उसका भी पूरा हिसाब कर दिया है. कितने में? 59,000. मीन्स हमने उससे पैसे, इंस्टेंट पैसे लेने के लिए हमने उसको 1,000 की डिस्काउंट दे दी है. इन फुल सेटलमेंट कितने में? 59,000 में. इट मीन्स 59,000 कैश रिसीव हुआ है. 59,000 विल बी एडेड इन कैश. ओके, एंड वरुण जो है आपका डेटर था, वो भी आपका ज़ीरो हो गया, उससे अब हमने कुछ नहीं लेना है, तो इट मीन्स 60,000 ही हम इसमें डिडक्ट करेंगे. एंड इसमें 1,000 का जो कैश हमने डिस्काउंट दी है, उसको कैश डिस्काउंट दी है, तो वो आपकी कैपिटल में कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ योर एक्सपेंस. ओके, नाउ योर न्यू इक्वेशन. कैश 2,01,000, stock 1,33,000, building 2 lakh, debtors 0, creditors 0, and capital 5,34,000. Okay. 9th transaction. Rent outstanding. अब रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब जो ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, मतलब खर्चा तो है हमारा एक्सपेंस, पर अभी हमने पे नहीं किया है, पे करना है. तो खर्चा है तो इट मीन्स एक्सपेंस विल अफेक्ट ऑन कैपिटल, लेकिन पे नहीं किया, करना है, इट मीन इट इज़ योर लायबिलिटी. एंड लायबिलिटी में वन आइटम विल बी एडिड विद नेम आउटस्टैंडिंग रेंट.
आउटस्टैंडिंग को आप शॉर्ट में O/S लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, एंड इट्स अमाउंट इज 3000 इन क्वेश्चन। 3000 आपकी लायबिलिटी और एक्सपेंस से आपकी कैपिटल जो है कम होती है, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन will only affect right side. One term is plus and one term is minus. 3000 आपका outstanding rent and capital is your 5,31,000. Okay. Next transaction 10th. अभी प्रीपेड इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है और वो हमने पहले से ही एडवांस में पे कर दिया। प्रीपेड मतलब पहले से ही पे कर दिया है, तो पे कर दिया है इट मीन्स कैश आपका अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कैश आपका कम हुआ है, 2000 से आपने इंश्योरेंस पे किया है तो आपकी कैश में से 2000 लेस होंगे, ओके। और आपका ये एक्सपेंस है 2000 का, बट आपने इसको पहले ही पे कर दिया, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर करंट ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, अगले से रिलेटेड है। और प्रीपेड इंश्योरेंस है, इट मीन्स आपने पहले से ही पे कर दिया, बट इसका अभी बेनिफिट लेना आपको बाकी है। जिस भी चीज़ का आपको बेनिफिट लेना बाकी है, इट मीन दैट इज योर एसेट, ओके। एंड वन आइटम विल बी एडेड इन एसेट साइड, किस नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, ओके। एंड इट्स अमाउंट विल बी 2000 here, and new equation 2,99,000 cash, 1,33,000 stock, 2 lakh बिल्डिंग एंड 2000 का आपका प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट लेना बाकी है। जिस भी खर्चे को आप पहले से ही कर लेते हैं बट उसका बेनिफिट आपने नहीं लिया है, इट मीन्स इट इज़ योर एसेट नाउ। लायबिलिटी साइड में 3000 आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट है जो ड्यू हो चुका था बट पे नहीं किया था, और 5,31,000 आपका क्या है? कैपिटल है। नाउ नेक्स्ट आइटम इज, अब आप ये कहेंगे कि प्रीपेड जो इंश्योरेंस है ये खर्चा था, तो खर्चा जो है एक्सपेंस है, उसने कैपिटल को क्यों नहीं अफेक्ट किया? क्योंकि ये प्रीपेड का एक्सपेंस था, आपके इस साल से रिलेटेड नहीं था, इसलिए हमने उसको वहाँ पर नहीं लिया है। सिर्फ दो जगह ये स्टैंड हो गए हैं और आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11th ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मिल चुकी है, मीन्स कैश आपका ऐड होगा और कमीशन आपका क्या है? इनकम है, तो इट विल बी एडेड इन कैपिटल। 13,000 की कमीशन इज गिवन हियर, एंड 13,000 विल बी एडेड इन कैश, एंड 13,000 की इनकम आपकी कैपिटल में ऐड होगी, ठीक है। एंड न्यू इक्वेशन 3,12,000 आपका कैश, 1,33,000 स्टॉक, 2 लाख की बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज़ योर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट आपने प्रॉफिट्स कमाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए यूज़ की जाती हैं फिक्स्ड एसेट, इट इज़ नॉट फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस। 2,000 प्रीपेड, 3,000 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एंड कैपिटल 5,44,000, ओके। Twelfth transaction is withdrawn for personal use. withdrawn मतलब निकाल लिए, for personal use। इस एग्जाम्पल में आपकी अकाउंटिंग टर्म्स की काफ़ी सारी आइटम जो है क्लियर हो जाती हैं प्रैक्टिकली। withdrawn from for personal use, जब भी आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी निकालते हैं बिजनेस में से, वेदर इट इज़ कैश और एनी मटीरियल, देन इट विल बी
कॉल्ड ड्राइंग। ये ड्राइंग कहलाती है आपकी, जैसे हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होती है, उससे आपकी कैपिटल बढ़ती है, और अगर हम उसी को पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं इट मीन्स आपकी कैपिटल पर भी वो अफेक्ट डालती है। ड्राइंग से कैपिटल आपकी कम हो जाती है। 20,000 का अमाउंट यहाँ पर है, तो 20,000 आपने पैसे अपने पर्पज़ के लिए निकालने हैं, तो 20,000 से आपका कैश जो है कम हो गया है, ठीक है। और 20,000 की ड्राइंग से ही आपकी कैपिटल पर भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि आपने ये पर्सनल पर्पज़ के लिए कैश निकाला है। न्यू इक्वेशन, कैश 2,92,000, 1,33,000 स्टॉक इज इन योर बिजनेस, 2 लाख की बिल्डिंग पड़ी है जिस पर आप काम कर रहे हैं, 2,000 प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट, 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी, 5,24,000 आपका क्या है, कैपिटल। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 13, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होते है जब आप लगातार किसी एसेट को बिजनेस में यूज़ करते हो तो ये थोड़ी थोड़ी इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है यूज़ करने से, या फैशन चेंज होने से, कुछ भी वैल्यू कम होना, घिसना, तो उसकी वैल्यू जब कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगी है आपकी बिल्डिंग पर। ओके, बिल्डिंग आपकी डेप्रिशिएट हुई है। अब आपकी लैंड जो होती है वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड की वैल्यू जो है कभी भी नॉर्मली कम नहीं होती है, ठीक है। तो बिल्डिंग आपकी डेप्रिशिएट हुई है फॉर 10,000, 10,000 से आपकी बिल्डिंग जो है डेप्रिशिएट हुई है, तो ये आपका क्या है, लॉस है। तो लॉस विल अफेक्ट ऑन कैपिटल एंड बिल्डिंग, क्योंकि जिससे भी रिलेटेड है ये लॉस उसकी वैल्यू को कम कर रहा है। बिल्डिंग आपकी थी 2 लाख की, आपकी 20,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है, लेस करेंगे, और 20,000 से ही आपकी कैपिटल जो है कम हो जाती है, क्योंकि ये आपका लॉस है। प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, इनकम विल अफेक्ट कैपिटल एट लास्ट। एंड न्यू इक्वेशन इज 2,92,000 कैश, 1,33,000 स्टॉक एंड 1,80,000 आपकी बिल्डिंग, 2,000 प्रीपेड, 3,000 आउटस्टैंडिंग एंड 5,04,000 योर कैपिटल इन योर बिजनेस। Depreciation on building was your 10,000 in your question. By mistake I have written 14 transaction. Fresh capital invested. फ्रेश कैपिटल मीन्स एडिशनल आपने कैपिटल बिजनेस में लगाई है, आप बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं और आपने थोड़ी कैपिटल और लगाई है, तो कैपिटल इन्वेस्ट की है और कैपिटल इन्वेस्ट की है तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैश आएगा बिजनेस में, देन कैश विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन। 30,000 इज गिवन इन योर क्वेश्चन। 30,000 से आपका कैश इंक्रीज हुआ है और 30,000 से ही आपकी कैपिटल एडिशनल आई है। एंड न्यू इक्वेशन, $3,22,000 आपका कैश, 1,33,000 आपका स्टॉक, 1,90,000 आपकी बिल्डिंग, 2,000 आपका प्रीपेड, 3,000 आपका आउटस्टैंडिंग एंड कैपिटल आपकी अब बढ़कर कितनी हो गई बिजनेस में, 5,44,000। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन आई थिंक is 15, purchased goods from Rakhi. Purchased goods from Rakhi. Again, it is not mentioned here whether it is on cash or on credit. तो हमने ये देखा कि राखी का नाम यहाँ मेंशन है, इट इज़ योर सप्लायर, मीन्स
तो ये आपकी उधार में ही परचेज है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आपने गुड्स परचेज की हैं, तो गुड्स आपकी इंक्रीज हुई हैं। उधार परचेज की हैं, इट मीन्स कैश विल नॉट बी अफेक्टेड हेयर। 6000 की गुड्स आपने परचेज की हैं, तो स्टॉक आपका 6000 से इंक्रीज हुआ है। और आपका सप्लायर जो है, जिसने आपसे पैसा लेना है, क्रेडिटर अगेन कम हेयर टू 6000। आपकी लायबिलिटी साइड में 6000 आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हैं। एंड न्यू इक्वेशन इज 3,22,000 कैश, 1,39,000 स्टॉक, 1,90,000 बिल्डिंग, 2,000 प्रीपेड इंश्योरेंस, 6,000 क्रेडिटर्स ऑन लायबिलिटी साइड, 3,000 आपके आउटस्टैंडिंग थे, और आपकी कैपिटल जो है 5,44,000। इफ वी do total of this side, left side, and total of right side, we will find that both side there is equal amount, and the question will be ended here.